नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह रजावत और सुर्खियां अखबार की में तमाम हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत सुर्खियां अखबार की में खबरों के साथ करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय से 10 बजे शुरू होगी अंतिम यात्रा और नव भारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने इस खबर को जगह दी है क्योंकि ये काफी बड़ी खबर है। तो देखिए, नव भारत टाइम्स के पेज नंबर 5 पर इस खबर को जगह दी गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके आवास मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रखा गया, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर एआईसीसी में रखा जाएगा। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आम नागरिकों से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम हस्तियों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और मेरे हाथ में इस समय नवभारत टाइम्स है और नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर ही इस खबर को जगह दी गई और हेडलाइन दी गई है, भारत की दिशा बदल देने वाले सिंह को अंतिम विदाई आज। और इस खबर को हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए, नवभारत टाइम्स में इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई है और साथ ही हम आपको अंतिम संस्कार के समय की वो तैयारियां भी दिखा रहे हैं क्योंकि तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। और आपको इस खबर को भी विस्तार से बता देते हैं क्योंकि सुबह 8 बजे उनके निवास स्थान से शनिवार से देखा गया कि निवास स्थान से कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय लाया जाएगा और यहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और 9:30 बजे उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और 11:45 पर दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से स्मारक बनाने की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की स्मारक बनाई जानी चाहिए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तैयारियों की, क्योंकि अंतिम संस्कार के पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो इसी वाहन से गुजरेगा तमाम लोगों के बीच से, ताकि आम जनता भी उन्हें अंतिम विदाई दे सके क्योंकि उनका पार्थिव शरीर तकरीबन 1 घंटे तक रखा जाएगा कांग्रेस मुख्यालय में। उनके निवास स्थान से 8 बजे लाया जाएगा और इसके बाद 1 घंटे उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखने के बाद ये उनकी अंतिम यात्रा भी निकलेगी। अंतिम यात्रा के बाद 11:45 ये समय बताया जा रहा है जब निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हालांकि उनका जीवन भविष्य की पीढ़ियों को सिखाता है और हमेशा सिखाता रहेगा कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से उठकर खड़े होना है और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए सोचना है। और ऐसे ही कदम पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने उठाए थे, लेकिन अब वो अपने अंतिम सफर पर हैं और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर एआईसीसी में रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, आज ही सुबह 9:30 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से जो यात्रा शुरू होने के बाद अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और जैसा कि जिक्र किया मेरी सहयोगी अंजलि ने भी कि आज उनकी ये अंतिम यात्रा अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लोगों को सिखाएगी कि किस तरह से आप उन आदर्शों पर, उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी जीना और स्टेबल होना सिखाती है। चाहे लोग आपको जो भी बोले, लेकिन आपको किस तरह से खुद पर फोकस रहना है, किस तरह आगे बढ़ना है, इसके लिए रास्ता आप खुद बनाते हैं। लेकिन फिलहाल मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें आज हर कोई याद कर रहा है। जब ये खबर सामने आई कि मनमोहन सिंह का निधन हो गया 92 साल की उम्र में, तो इसने सबको चौंका दिया कि आखिर अचानक से ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उम्र का तकाजा था, उम्र संबंधित कई बीमारियों से वो जूझ रहे थे, उनका इलाज चल रहा था एम्स में, लेकिन आखिरकार 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, निधन उनका हो गया। अब आज उनका अंतिम संस्कार इस अंतिम यात्रा के बाद कर दिया जाएगा। ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं मेरे साइड में, ये ताज़ा तस्वीरें हैं, ये फिलहाल की तस्वीरें हैं क्योंकि यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है।
पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। लगभग कुछ 8:30 से 9:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जिस समय पार्थिव शरीर को आखिरी बार चाहे कोई राजनेता चाहे कोई आम व्यक्ति अगर देखना चाहता है, परिवार के व्यक्ति या सगे संबंधी, तो वो देख सकते हैं, क्योंकि 8:30 से 9:30 बजे के बाद जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है या कह सकते हैं परंपरा है, वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद उनके दर्शन कर पाना या उनको देख पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी आपको न्यूज़ इंडिया दिखाएगा, लेकिन फिलहाल ये ताज़ा तस्वीरें उनकी अंतिम यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और शायद जो दिल्ली निवासी हैं वो भी अपनी आंखों से इस अंतिम दर्शन को देख पाएंगे, क्योंकि वो हर किसी के नेता थे और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशी नागरिकों ने भी, विदेशी नेताओं ने भी उन्हें याद किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें चैंपियन कहा है और इसके अलावा अमेरिकी विभाग ने भी उनकी बेहद सराहना की है उनके कार्यों के लिए। और अभी तक जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्य रहे हैं उसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो या फिर आधार कार्ड जैसे कई बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। जब वो गवर्नर थे तब भी उन्होंने कई बड़े फैसले लिए और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश का आर्थिक सुधार किया, जब देश में कुछ ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि दिवालिया होने तक की कगार पर देश आ चुका था। लेकिन उस समय देश को वित्त मंत्री रहते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अपने विचारों से खड़ा किया और आज जहां पर देश पहुंचा है, यही वजह है कि जो आर्थिकी समझ थी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की, वो यही वजह है कि उनके विचार हमारे लिए आज हमेशा याद रखे जाएंगे। और ये यात्रा शुरू हो जाएगी क्योंकि उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान से ले जाया जा रहा है कांग्रेस मुख्यालय के लिए। सुबह 8:30 बजे, यानी कि कुछ ही देर से अंतिम दर्शन शुरू हो जाएंगे। बस ये कुछ ही वक्त बाकी है और 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक महज 1 घंटा रहेगा जब लोग उन्हें अंतिम विदाई दे पाएंगे और इसके बाद उनकी शव यात्रा निकलेगी। पार्थिव शरीर उनका अंतिम दर्शन के लिए निकाला भी जाएगा और ये यात्रा अलग अलग जगहों से होते हुए निगम बोध घाट पर ले जाई जाएगी और 11:45 पर उनको अंतिम विदाई दे दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल। और आखिरकार जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। बिल्कुल, क्योंकि तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बता रहे हैं और अगली खबर क्या है चलिए वो भी बता देते हैं। सुधारों के लिए समर्पित नेता थे मनमोहन सिंह, ये कहना है पीएम नरेंद्र मोदी का। तो नवभारत टाइम्स समेत तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है कि सुधारों के लिए समर्पित नेता थे मनमोहन सिंह। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कई विचार अपने साझा किए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस समय और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय के विचार पीएम नरेंद्र मोदी ने साझा करते हुए बताया कि जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी मनमोहन सिंह की किसी भी मसले पर, वो हमेशा उनके साथ विचार साझा करते थे और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह उन्हें कई जगहों पर उनका नेतृत्व करते थे, उन्हें गाइड करते थे और यही उनकी सादगी, सरलता है, सहजता है, जिसके लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और बिल्कुल देखिए, और ये खबर हम आपको दिखा भी रहे हैं। सुधारों के लिए समर्पित नेता थे मनमोहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है, ये कहा है और साथ ही उन्होंने जब निधन की खबर सुनी तो पोस्ट ट्वीट किया जिसमें जिक्र किया गया था कि उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे अब कभी भी पूरा कोई नहीं कर पाएगा। देखिए खबर क्या है विस्तार से वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक वीडियो संदेश जारी कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन राष्ट्र के लिए एक बड़ी क्षति है, जो कि अभी मैं आपको बता भी रही थी। इसके साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। विभाजन के दौरान भारत आने के बाद बहुत कुछ खोने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सफल व्यक्ति थे।
उनका जीवन भावी पीढ़ियों को सिखाता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों से ऊपर उठकर ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाए। पीएम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक दयालु इंसान, विद्वान, अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए समर्पित नेता के रूप में याद किया। क्योंकि आपको ये बता दूं, जब प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे थे, तब देश की जो विकास की गति है, या कह सकते हैं देश की बदलती तस्वीर, बीजेपी ने तो अब संभाली है, लेकिन इससे पहले मनमोहन सिंह ही वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की तस्वीर को बदलने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और अपना पूरा समय, अपना हम कह सकते हैं पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया कि देश में, भारत में बदलाव कैसे हो और भारत की पूंछ कैसे बाकी देशों में भी हो, न केवल पूंछ बल्कि पहुंच भी बाकी देशों तक भारत की हो सके। इसके लिए भारत में कितनी मेहनत करने की जरूरत है, मनमोहन सिंह बखूबी जानते थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें विद्वान अर्थशास्त्री के तौर पर एक ओहदा दिया, क्योंकि वो एक इकोनॉमिक, कह सकते हैं, का फाइनेंशियल चेंज भारत में लाने में एक बहुत बड़ा योगदान मनमोहन सिंह का था। वो बेशक से चुप रहते थे, लेकिन चुप रहकर उन्होंने हजारों सवालों का जवाब लोगों को दिया और देश में विकास की गति को बहुत आगे बढ़ाया। उन्होंने साथ ही क्या कहा, देखिए, एक अर्थशास्त्री के रूप में विभिन्न स्तरों पर भारत सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई योगदान का जिक्र किया पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की भूमिका सराहनीय रही। पीएम ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को वित्तीय संकट से निकालकर एक नए आर्थिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और प्रगति में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो देखिए, रिजर्व बैंक में गवर्नर के तौर पर भी काम किया। इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री के तौर पर भी काम किया और आर्थिक तौर पर भारत को बहुत मजबूत बनाने में उन्होंने मेहनत की और आज मेहनत का परिणाम है कि भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि मनमोहन सिंह, जो कि आर्थिक सुधारों के प्रणेता माने जाते हैं, क्योंकि जब देश में जो मुद्रा का भंडार है महज 2500 करोड़ रुपए रह गया था, 2 हफ्ते के आयात के लिए ही ये भंडार बचा हुआ था, उस समय पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ही रणनीति है कि वो देश की आर्थिकी को पटरी पर ला पाए। क्योंकि जितने भी उनकी रणनीति अभी तक रही है, चाहे वो वित्त मंत्री के तौर पर रही हो या फिर गवर्नर के तौर पर रही हो, उन्होंने हमेशा इस ओर आगे कदम बढ़ाए हैं। और जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय की स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं कि उस समय की स्थिति में भी उन्होंने आर्थिक सुधार लाया और पटरी पर देश की आर्थिकी को लाया। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। मनमोहन की अंत्येष्टि वहां हो जहां स्मारक बन सके, खड़गे का ये कहना है। और नव भारत टाइम्स ने पेज नंबर 10 पर इस खबर को जगह दी है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके स्मारक के लिए उचित स्थान की मांग की गई है और इस संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर सुबह करीब 11:45 पर होगा। खड़गे ने पत्र में उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कद को देखते हुए उनका अंतिम संस्कार वहीं कराया जाए जहां एक स्मारक का निर्माण कराया जा सके। तो देखिए, नवभारत टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है, मनमोहन की अंत्येष्टि वहां हो जहां स्मारक बन सके, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। और सिर्फ खड़गे ही नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से, पूरी पार्टी की ओर से यही मांग की जा रही है कि जहां पर अंत्येष्टि हो वहां पर स्मारक बन सके, ऐसी ही जगह चुननी चाहिए। अब इस खबर को हम जरा विस्तार से आपको बता देते हैं। तो नवभारत टाइम्स में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है, अलग अलग तरह से इस खबर में हेडलाइन दी गई है। तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए एक स्मारक बनाए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में खड़गे ने लिखा है कि उन्होंने पीएम मोदी से शुक्रवार सुबह फोन पर बात की और इस दौरान उन्होंने
भारत के सच्चे सपूत डॉक्टर मनमोहन का अंतिम संस्कार उसी जगह किए जाने की मांग की है जहां उनकी स्मारक बनाई जा सके, और आगे मांग की कि जहां उनका स्मारक बनाया जा सके। आगे उन्होंने लिखा कि ये देश की उस परंपरा को कायम रखने जैसा ही है जिसके मुताबिक स्टेट्समैन और प्रधानमंत्रियों का स्मारक वही मौजूद होता है जहां उनका अंतिम संस्कार होता है। तो खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और जीवन का इस चिट्ठी में जिक्र भी किया है और ये कहा है कि देश के लोगों के जहन में एक खास सम्मानजनक स्थान है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और यही वजह है कि उन्हें जब उनकी जहां पर अंत्येष्टि हो वहीं पर ही एक स्मारक बनाई जानी चाहिए, और इसीलिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मारक बनाई जा सके, यानी कि समाधि स्थल बनाया जा सके। हालांकि कांग्रेस की ओर से आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि अभी जगह तय नहीं की गई है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि स्मारक कहां बनाई जानी है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, ये जगह अभी तय नहीं की गई है, समय आने पर वो भी पता चल जाएगा। लेकिन जब ऐसा मौका है, आज खास अवसर है जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होना है, आज देश उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है, तो कांग्रेस ऐसे समय में ये सवाल खड़े कर रही है कि आखिर उनकी स्मारक कहां बनाई जानी है, ये भी तय करना होगा। तो देखिए, CWC में प्रस्ताव रखा गया है, डॉक्टर सिंह के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई शुक्रवार को और दिल्ली में बैठक की गई थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ये प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव में कहा गया है पार्टी की ओर से कि पार्टी उनकी स्मृति को संजोने और उनके योगदान को आगे बढ़ाने का संकल्प लेती है, क्योंकि डॉक्टर सिंह ने ईमानदारी, मेहनत और सहानुभूति के आदर्श जो स्थापित किए हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए दीप स्तंभ बने रहेंगे। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है, उनके अंतिम दर्शन के दिन बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज अंतिम दर्शन से पहले जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं वो ठीक से पूरी की जाए और एक एक बड़े दिग्गज नेता आप देखेंगे आज स्क्रीन पर जो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और जब बात और मांग स्मारक की जा रही है, तो जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हो, इतना बड़ा वक्त और इतना लंबा समय दिया हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा स्मारक ज़रूर बनाया जाए कि आने वाले भविष्य में पीढ़ियां भी उस स्मारक को देखकर इस चीज़ का एहसास कर पाए कि वाकई डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया देश के लिए, वो शायद उस समय किसी और के लिए कर पाना बहुत मुश्किल होता। चले खबरों में बढ़ते हैं आगे। अंजलि। बिल्कुल पूजा, और जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के दर्शन किए, अंतिम दर्शन किए। संजय सिंह ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग भी की है। तो नवभारत टाइम्स समेत तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। आम आदमी पार्टी ने मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग की है और ये कहा है कि महान अर्थशास्त्री और ईमानदार नेता जिनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, ये मांग रखी गई है। आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इतिहास उन्हें एक महान और ईमानदार नेता के तौर पर याद रखेगा और वो सदैव ही सभी लोगों से बेहद विनम्रता से मिलते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत रत्न के हकदार हैं। प्रभु उनकी पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां और भी लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो एक एक करके तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी इस तरह के श्रद्धांजलि और भावपूर्ण यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं और उनकी छवि को, उनके विचारों को याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है जो उन्होंने देश के लिए किया है, जो आर्थिक सुधार उन्होंने देश के लिए किया है, जो आधारशिला उन्होंने भारत की रखी है, उसके लिए उन्हें याद किया जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1990 के दशक में जब बीड़ा उठाया था भारत को आर्थिक संकट से निकालने का, उसमें वो तत्पर रहे और इसमें सफल भी हुए। जो उन्होंने, उनकी जो रणनीति थी उस पर उन्होंने काम किया बाकायदा, और इस दौरान वो
आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत को निकाल पाए, न सिर्फ बल्कि एक नई आधारशिला भी उन्होंने भारत की रखी थी, एक नई नींव रखी थी। और इसके साथ ही उन्होंने अभी तक कई बड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान जब 2004 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर 2014 तक, यानी कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए। चाहे वो 2005 में आरटीआई कानून हो, यानी कि सभी विभागों के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं किसी विभाग से संबंधित। इसके अलावा सन 2008 में आधार कार्ड जैसी सुविधा आई। आधार कार्ड जो कि आपको एक देश में आइडेंटिटी मिलती है, कहीं पर भी आप जाते हैं या फिर आपका कोई सामान खो जाता है, कोई भी आपको अपने बारे में जानकारी लेनी है या फिर किसी भी शख्स के बारे में जानकारी लेनी है, तो आधार कार्ड एक बहुत उचित माध्यम बन चुका है आपकी पहचान का। तो ऐसे कई बड़े फैसले उनके कार्यकाल में लिए गए थे। बिल्कुल, देखिए, और कहीं ना कहीं आज उन्हें श्रद्धांजलि देने से पहले हर वो पल, हर वो क्षण याद आ रहा है जो देश में बदलाव के लिए ऐतिहासिक रहा है। वक्त यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों का मामला, पुलिस ने आधार की जानकारी के लिए UIDAI को लिखा है पत्र, और अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है पेज नंबर 3 पे। तो देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के लिए आधार कार्ड समेत अन्य दस्तावेज मांगने के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। दिल्ली पुलिस ने अभी तक 26 बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं, और ऐसे में दिल्ली पुलिस के दक्षिण जिला पुलिस ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पुलिस ने चिट्ठी लिखकर बांग्लादेशियों के बरामद किए गए 26 आधार कार्ड की डिटेल मांगी है, और दक्षिण जिले के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बांग्लादेशियों के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाकर कर्नाटक बैंक की रोहिणी दिल्ली स्थित शाखा में ये फर्जी आधार कार्ड इन बांग्लादेशियों के बनाए जा रहे थे। UIDAI ने टेंडर प्राइवेट कंपनी को देख रखा था, और इस कंपनी ने आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए अनुबंध पर ज़्यादातर प्राइवेट और गैर जिम्मेदार युवक रखे हुए हैं, जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। रोहिणी स्थित कर्नाटक बैंक में अनुबंध पर नौकरी कर रहा अफरोज फर्जी आधार कार्ड बनाने गिरोह के लिए फर्जी आधार कार्ड बना रहा था, और अफरोज प्रति आधार कार्ड 4000 रुपये लेता था। बताया जा रहा है कि वो सैकड़ों आधार कार्ड बना चुका है। वो बैंक में करीब 10 महीने से काम कर रहा था। तो देखिए, दिल्ली में जिस तरह से ज़्यादा संख्या में बांग्लादेशी आकर बसे हुए हैं, दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये दो बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिस पर दिल्ली सरकार को बार बार घेरा जाता है बीजेपी की ओर से। देखिए, अभी 26 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके आधार कार्ड बरामद किए गए, तो मालूम चला ये आधार कार्ड फर्जी है, जो कि कर्नाटक का बैंक में तैयार किए जाते थे। एक आधार कार्ड बनाने के लिए 4000 रुपये आरोपी लिया करता था, और 4000 रुपये में हर एक बांग्लादेशी का भारत में आधार कार्ड बना दिया जाता था, जिस आधार कार्ड के माध्यम से वो आराम से यहाँ रह सके। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली खबर का, जहां संबल मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ेगी और नई पुलिस चौकी बनेगी। तो नवभारत टाइम्स समेत तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है, अलग अलग हेडलाइंस के माध्यम से। तो आइए देखते हैं किस अखबार में इस खबर को कैसे जगह दी गई है, क्योंकि 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए बवाल से
सतर्क पुलिस प्रशासन ने जामा मस्जिद के नजदीक पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया है और ये पुलिस चौकी जामा मस्जिद के सामने स्थित मैदान में बनाई जाएगी। बाकायदा इसके लिए जगह भी चिन्हित कर दी गई है, नपाई भी शुरू हो चुकी है, तैयारी शुरू हो चुकी है और एएसपी के नेतृत्व में पुलिस चौकी के लिए जमीन की पैमाइश भी कर ली गई है। नगर पालिका की टीम ने नींव खुदाई भी शुरू कर दी और इसी दौरान कुछ लोगों ने पहुंचकर अपनी पुश्तैनी जमीन होने का दावा भी किया है। एसडीएम ने दावे को खारिज कर दिया है। जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण होना है वो जामा मस्जिद के नाम वक्फ जमीन में बनाई जानी है। बिल्कुल, देखिए मस्जिद के पास बढ़ेगी सुरक्षा, नई पुलिस चौकी तैयार की जाएगी। ये खबर कल ही सामने आई थी और जब कल सामने आई तो इस खबर ने अपने आप में लोगों को चौंका दिया, क्योंकि जामा मस्जिद के ठीक पास अगर पुलिस चौकी बन गई तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो गैर इरादतन चीज़ें करने की कोशिश करते हैं या अप्राकृतिक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा होगा। और कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ रह रहे हैं लेकिन अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनको आराम ज़रूर मिलेगा। खबर क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संभल में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का फैसला लिया और इसी कड़ी में कोट पूर्वी मोहल्ले में मौजूद शाही जामा मस्जिद के सामने नई चौकी बनाने का फैसला ले चुकी है। नई पुलिस चौकी के लिए जमीन की नपाई का काम शुरू हो गया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। हालांकि चौकी का नाम क्या होगा इसे लेकर उन्होंने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभल में सुरक्षा की दृष्टि से नई पुलिस चौकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी और इस परिसर की संवेदनशीलता और सुरक्षा को देखते हुए यहां पर एक पुलिस चौकी जरूरी थी। जिस जगह पर चौकी का निर्माण किया जाएगा उस जगह पर चूना डालकर निशान लगाया गया है। 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग इसमें घायल हुए थे। इसके बाद से यहां पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और हिंसा के बाद प्रशासन ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। संभल में तमाम पुलिस फोर्स तैनात की गई और इसके अलावा धर्म गुरुओं के साथ भी संवाद जो है वो किया गया है। तो सुरक्षा को देखते हुए चौकी बनाने का फैसला लिया गया है। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि मस्जिद के पास ही चौकी का निर्माण क्यों, तो जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, 4 लोगों की जान चली गई थी, पथराव किया गया था, पुलिसकर्मियों पर भी लाठी डंडे बरसाए गए थे, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब वहां पर पुलिस चौकी निर्मित करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है। दैनिक जागरण में देखिए इस खबर को जगह दी गई है और पेज नंबर 2 पर इस खबर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जाएगी। ये देखिए और इस खबर को हम जरा विस्तार से आपको यहाँ पर बता देते हैं कि दैनिक जागरण में क्या विस्तार से जानकारी दी गई है। तो मस्जिद के सामने की भूमि चिन्हित कर ली गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच नींव की खुदाई भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसी इलाके में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। वो आप सभी को तस्वीरें याद बखूबी होंगी और नहीं याद है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि 24 नवंबर के दिन जब शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर की टीम वहां पर पहुंची थी, कोर्ट कमिश्नर की टीम अधिवक्ता के साथ, उसी दरमियान उस सर्वे का विरोध जताया गया था और विरोध कुछ ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि पत्थर बरसाए गए थे, हिंसा देखने को मिली थी, आगजनी हुई थी और पुलिस पर पत्थर बरसाए गए थे और उस दरमियान 4 लोगों की जान चली गई थी। अब इसी को देखते हुए इस पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ाई गई और न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई, अब तो यहाँ पर पुलिस चौकी भी उसी एरिया में बनने जा रही है, ठीक शाही जामा मस्जिद के पास में। हालांकि कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस जमीन पर जहां पुलिस चौकी बनने जा रही है वहां पर उनका स्वामित्व है। अब ये देखना होगा, क्योंकि पुलिस की ओर से इस सभी बातों को सिरे से खारिज किया जा रहा है, नकारा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी का कोई स्वामित्व नहीं है और पैमाइश भी हो चुकी है उस एरिया की जहां पर पुलिस चौकी बनाई जानी है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ते आगे और करते अगली खबर का। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सख्त निगरानी के लिए सीएम योगी ने निर्देश दे दिए हैं और नवभारत टाइम्स के पेज नंबर 4 पर इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग के तहत पुलिस लाइन ट्रांजिट
हॉस्टल और प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अपने सरकारी आवास पर एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। तो देखिए, नवभारत टाइम्स के पेज नंबर 4 पर फ्रंट कॉर्नर में इस खबर को जगह दी गई है और हेडलाइंस है, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की सख्त निगरानी के लिए सीएम के निर्देश। अब ये खबर क्या है, ये विस्तार से चलिए हम आपको बता देते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह विभाग के अंतर्गत कई जिलों में बन रही पुलिस लाइन, ट्रांजिट हॉस्टल और ट्रेनिंग संस्थानों से जुड़ी आवासीय अनावासीय इमारतों की क्वालिटी और समय सीमा के लिए नियमित रिव्यू पर जोर दिया है। और एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि गृह विभाग में सचिव स्तर के अधिकारी इन परियोजनाओं की साप्ताहिक और अपर मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक समीक्षा की जाए। काम की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित जनपद, संबंधित रेंज और संबंधित जोन के पुलिस अधिकारियों की भी होगी। तो कुल मिलाकर जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं उनकी सख्त निगरानी करनी होगी, जो कि पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं और इसके लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है वो चलिए बता देते हैं। गृह विभाग में सचिव स्तर के अधिकारी इन परियोजनाओं की साप्ताहिक और अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक समीक्षा करें। 50 करोड़ रुपए से अधिक की सभी परियोजनाओं की किसी तकनीकी संस्थान द्वारा थर्ड पार्टी मासिक ऑडिट कराया जाए। काम शुरू होने से पहले परियोजना की जो डिजाइन तय हुई है निर्माण के दौरान, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कराया जाना चाहिए। तो सीएम ने परियोजनाओं की क्वालिटी पर जोर देते हुए कहा कि निर्माण से जुड़ी कंपनियों में विशेषज्ञ की, इंजीनियर्स की कमी है, उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, खबरों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो किस खबर को किस अखबार में कहां सुर्खी में जगह दी गई है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगली खबर है बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अमर उजाला समेत तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। तो बीपीएससी अभ्यर्थी जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए थे कि प्रणाली में बदलाव किया जाए, क्योंकि पटना में बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 9 दिनों से इन अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी था। विपक्षी नेता भी बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इधर बुधवार को बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस के लाठीचार्ज मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, छात्रों पर लाठीचार्ज करना गलत है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लाठीचार्ज का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चंद माह पूर्व तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता नीतीश कुमार को किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित बताकर उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताते नहीं तकते थे। अब उन्हीं बीजेपी, एलजेपी, हम के नेता उनके तानाशाही निर्णयों को शिरोधार्य कर बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवा कर इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे ये भी लिखा कि नीतीश कुमार खुद को जेपी का स्वघोषित चेला बताते हैं, लेकिन छात्रों के लोकतांत्रिक विरोध से नफरत है। समस्त स्वार्थी एनडीए नेताओं का यही हाल है। बिल्कुल। देखिए, और बीपीएससी परीक्षा दे रहे छात्रों का वाकई में प्रदर्शन लगातार जारी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार हमारी मांगे पूरी करे, और अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये विरोध प्रदर्शन लगातार आगे भी जारी रहने वाला है। और विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि री एग्ज़ाम की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि धांधलेबाजी एग्ज़ाम में की गई है। और ये खबर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मान लेती। प्रशासन ने बढ़ाई सुरक्षा, बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। विस्तार से खबर क्या है, चलिए आपको पूरी डिटेल हम देते हैं। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार को खान सर और रहमान सर का विरोध किया। छात्रों के एक समूह ने उन पर आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। पटना के बाद दोनों शिक्षकों ने आंदोलन स्थल छोड़ दिया और प्रशासन से पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों को चर्च नहीं निकलने देने
और मार्च नहीं निकालने देने के साथ ही इसके लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गर्दीनी बाग धरना स्थल के गेट बंद कर दिए गए और प्रशासन ने दावा किया कि किसी को आने जाने से नहीं रोका जा रहा है। जहां हंगामा हुआ वहीं कराएंगे परीक्षा। देखिए, आयोग ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी 2024 प्रश्न पत्र लीक के आरोपियों पर रद्द नहीं की जाएगी। और देखिए, बीपीएससी परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा, परीक्षा को रद्द करने का कोई सवाल नहीं है। बापू परीक्षा परिसर केंद्र में अभ्यर्थियों के पास एक समूह की ओर से किए गए हंगामे के कारण सिर्फ उसी केंद्र के लिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए, फिलहाल बीपीएससी परीक्षार्थी जो है वो एग्जाम में यानी कि पेपर में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि गड़बड़ी हुई है भाई, धांधलेबाजी हुई है, तो दोबारा एग्जाम कराया जाए। लेकिन इसको लेकर अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि एग्जाम दोबारा नहीं होंगे। ये भला हो सकता है कि जिस केंद्र पर चीटिंग हुई है वहां मौजूद छात्रों के एग्जाम फिर से कराए जाए, लेकिन ऑल ओवर सभी के एग्जाम दोबारा करवा पाना बहुत मुश्किल है। चले तो खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी जान खतरे में राज्य सरकार मदद के उपाय करे। तो नव भारत टाइम्स ने इस खबर को जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर चिंता जाहिर की है। और देखिए, इस समय फिलहाल मेरे हाथ में दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है, डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता दे पंजाब सरकार। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि उनकी तबीयत पर अब चिंता जाहिर की है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। देखे, और ये खबर क्या है पूरी, चलिए वो हम आपको विस्तार से बता देते हैं। क्योंकि जहां एक तरफ किसान आंदोलन लगातार लंबे समय से जारी है, तो अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चिंता व्यक्त की और पंजाब सरकार को उन्हें चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाशकालीन पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता देने के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस भी जारी किया है। और पीठ ने कहा है कि अगर यहां कानून व्यवस्था की समस्या है तो आपको सख्ती से निपटना होगा। किसी का जीवन दांव पर है और आपको इसे गंभीरता से लेना होगा, चिकित्सा सहायता देनी होगी। और धारणा यह है कि आप आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार को 28 दिसंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। तभी पीठ मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी और इस दौरान पंजाब के सीएस और डीजीपी को वर्चुअली उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है। और सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने कहा कि डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने के वास्ते समझाने के लिए डीजीपी के साथ 8 कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदर्शन स्थल पर गया था, लेकिन किसानों ने इसका विरोध किया। और उन्होंने ये भी बताया कि हमने प्रदर्शन स्थल पर हर चीज उपलब्ध कराई है, अगर धक्का मुक्की होती है तो हम जोखिम नहीं उठा सकते हैं। पीठ ने यह भी कहा कि हमें उन किसानों पर गंभीर संदेह है जो उनके जीवन के प्रति सचेत और चिंतित नहीं है। तो ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि आज दाखिल करें अनुपालन रिपोर्ट और सीएस और डीजीपी वर्चुअली उपस्थित रहे, क्योंकि जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बनी हुई है, क्योंकि लगातार वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। किसान अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व जगजीत सिंह डल्लेवाल भी कर रहे हैं। और उन्हीं का ये नेतृत्व है कि वो आमरण अनशन पर है और उनका ये कहना है कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती है वो अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाले हैं। और इसी के चलते उनकी तबीयत में लगातार ये देखा जा रहा है कि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है और इसी पर चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश है कि डीजीपी और सीएस दोनों ही वर्चुअली उपस्थित रहें और डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता भी पंजाब सरकार को दी जानी चाहिए। चलिए अगली खबर क्या है उसका रुख कर लेते हैं।
26/11 के गुनाहगार आतंकी मक्की की पाकिस्तान में मौत। नवभारत टाइम्स समेत तमाम अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। बिल्कुल देखिए, और ये खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे 26/11 के गुनहगार आतंकी मक्के की पाकिस्तान में मौत हो गई है, जान चली गई है। 26/11 के गुनहगार आतंकी मक्के की पाकिस्तान में मौत, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण। ये खबर क्या विस्तार से वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 26/11 हमले के गुनहगार और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्के की मौत हो गई है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उद दावा का उप प्रमुख मक्की पाकिस्तान में रह रहा था। उसकी शुक्रवार को लाहौर में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जमात उद दावा के अनुसार काफ़ी दिनों से बीमार था और लाहौर के प्रोजेक्ट अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अब्दुल रहमान मक्की आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के सरगना हाफिज सईद का रिश्तेदार यानी कि उसका साला और लश्कर के मुखौटा संगठन जमात उद दावा का डिप्टी चीफ भी था। वो लश्कर की राजनीतिक विंग की अगुवाई करता था और फॉरेन रिलेशंस के मामले को भी देखता था। मक्के की 2020 में आतंकी फंडिंग के लिए पाकिस्तान की एक अदालत ने 6 महीने की सज़ा भी सुनाई थी और सज़ा के बाद मक्के की बहुत आर्थिक चर्चा नहीं हुई। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट यानी वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया और इसके बाद उनकी संपत्ति जब्त की गई। यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि ये रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम के तहत मक्की पर $20 लाख का इनाम रखा गया था। तो देखिए, जहां दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है वो हम आपको दिखा देते हैं। दैनिक जागरण में इस खबर में हेडलाइन दी गई है, मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगार मक्की की पाकिस्तान में मौत। तो आपको ये भी बताते चले क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मक्की को वैश्विक आतंकी भी घोषित किया गया था और कई मामलों में मक्की लिप्त था। चलिए, सुर्खियां अखबार में इतना ही। तमाम खबरें हमने आपको विस्तार से बताई हैं और आपको जाहिर तौर पर पूजा जरूरत नहीं होगी कि आप अब अखबार उठाकर देखें। बिल्कुल, और फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।